रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ या मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, कहानी हौसले की, कहानी हिम्मत की और कहानी उस जज्बे की जिसने देश में एक अलग पहचान बना दी। नमस्कार, मैं हूं अनुजा। स्वागत है आपका मेड इन इंडिया के इस विशेष एपिसोड में। आज बात जीत की करेंगे, विजेता की करेंगे और कहानी सुनाएंगे फतेह की। एक महीने के संघर्ष की कहानी उन 14 लोगों की जिन्होंने कंचनजंगा पर फतेह कर देश का नाम रोशन किया। एक युवा टीम, वह टीम जो जोश और ऊर्जा से भरपूर थी। इस टीम में हमारे अपने रांची के पंकज से भी मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले मिशन की यह कहानी। मंजिल का रास्ता कठिन था, लेकिन फतेह हासिल करना ही मकसद था। आखिर चलते रहे और जीत भी हमारी हुई। एक मिशन हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे शिखर कंचनजुंगा को फतेह करने की। 8,586 मीटर की ऊंचाई, जिसे छूना कईयों के लिए असंभव रहा, लेकिन अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर और अपने हौसले पर जब यकीन हो तो मंजिल दूर नहीं होती। कुछ ऐसे ही मिशन पर 14 पर्वतारोही 9 अप्रैल को काठमांडू के बेस कैंप से कंचनजुंगा फतेह करने निकल पड़े। पूरे हिंदुस्तान से 14 लड़के लड़कियां इस मिशन का हिस्सा रहे। रांची के पंकज कुमार भी इस टीम का हिस्सा थे। 21 साल के पंकज दिल में जज्बा और वह विश्वास जो इन्हें बुलंदी की राह दिखा सके को लिए एक मिशन की ओर चल पड़े। मिशन आसान न था। लगभग रोज खराब मौसम का सामना करना पड़ा और एक छोटे से एवलॉन्च से भी इनका सामना हुआ। ऑक्सीजन की कमी कई पॉइंट्स पर देखी गई। इस दौरान इन्होंने अपने एक साथी को भी खो दिया, लेकिन हिम्मत टूटी नहीं और 9 मई को इन्होंने कंचनजुंगा पर फतेह कर लिया। पंकज कंचनजुंगा फतेह करने वाले देश के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने और देश के साथ झारखंड का नाम भी रोशन किया। पंकज, आपकी दिलेरी को सलाम। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये 8,586 मीटर ऊंचाई वाली इस चोटी पर पहुंचना दुनिया के हर पर्वतारोही का सपना होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे फतेह कर पाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कि ऐसे ही शख्स जिन्होंने कंचनजंगा जैसे दुर्गम पहाड़ को फतेह किया है। हम स्वागत करते हैं पंकज का। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आपने जो नाम रोशन किया है झारखंड का, उससे झारखंड के लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, आप सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने कंचनजंगा पहाड़ को फतेह किया है। आप इसको लेकर कितनी बड़ी सफलता इसको मानते हैं? एक्चुअली जब हमारा कंचनजंगा का एक्सपीडिशन हो रहा था तो मैं सभी जगह कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड को आगे लाऊं, क्योंकि झारखंड हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स में अभी काफ़ी पीछे है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैं सभी जगह कोशिश करता हूँ कि झारखंड आगे आए और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं झारखंड को माउंट कंचनजंगा पर रिप्रेजेंट किया
और काफ़ी सारी टीम थी जो बाहर से आए थे, जैसे कि ताइवान, यूएस, वियतनाम, और इंडिया के भी काफ़ी मेंबर्स थे। और उनमें से मैं एक था जो कि रांची, झारखंड को अकेला रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सबका सपना होता है कि वो ट्रेनिंग के दौरान ही वो सोच लेते हैं कि उन्हें कहाँ तक जाना है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? ट्रेनिंग मैंने 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से लिया। वहाँ पे मैंने अभी बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया है, और उसके बाद तो कोरोना हो गया, इस कारण से मेरा रेस्ट ऑफ कोर्स अभी बचा हुआ है। बट मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स प्रोफेशनली किया है। जी, कहाँ से किया? अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्कुल माउंटेनियरिंग। बिल्कुल। देखिए, आपने इतने ऊंचे पर्वत को ही क्यों चुना? क्योंकि देखिए, जब लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले छोटी छोटी पर्वतों से शुरू करते हैं, लेकिन आपने जो स्टार्टिंग ही किया है वो इतनी ऊंचाई वाली पर्वत से, ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरा इस ईयर का मेरा एक तरह से प्लान बोल सकते हैं। मेरा प्लान था कि मैं 8000 इस ईयर से क्लाइंब करना चालू कर दूं। तो मैंने सोचा कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन क्यों ना। तो मैंने मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को एनालाइज किया एंड सोचा कि मैं इसके लिए कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने माउंट कंचनजंगा डिसाइड किया कि मुझे माउंट कंचनजंगा करना है। देखिए, ये भी बातें सामने आई हैं कि 14 लोगों की टीम थी और इसमें 2 लड़कियां भी थी और पूरे 1 महीने का कैंप था। इससे देखिए, 1 महीने का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत लंबा होता है। इसमें आपने बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना किया होगा और बहुत सारी हैपनिंग चीज़ें भी हुई होंगी। तो मैं जो आपका सफ़र रहा है वो जानना चाहूँगी। हमने यमफुद्दीन नाम का एक गांव है काठमांडू में, वहाँ से हमने ट्रैक चालू किया। वहाँ से हमारा 3 दिन का ट्रैक हुआ। उसके बाद बेस कैंप पे हम पहुँचे, जो जिसकी ऊंचाई 5400 थी। फिर वहाँ से हमने हमारा कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, 4 का रोटेशन चालू हुआ, ताकि बॉडी एक्लेमेटाइज हो सके उस हाइट के लिए। तो उसके लिए हम पहले कैंप 1 जाते थे, फिर वापस बेस कैंप आते थे, फिर एक दिन बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम देते थे, फिर उसके बाद कैंप 2 मूव करके वहाँ पे 2 दिन रात बिताया। उसके बाद फिर वापस आते थे, ताकि बॉडी उस एल्टीट्यूड के हिसाब से एडजस्ट हो सके। और फिर हम उस हिसाब से हमारा प्लान और मैनेजमेंट चलता गया और हमारा एक्सपीडिशन इसमें सक्सेसफुल हुआ। इसमें कुल 14 लोग थे जी। तो 14 लोग सब झारखंड के थे या फिर बाकी लोग जो है वो बाहर से थे? नहीं, मैं अकेला झारखंड का था, बाकी लोग बाहर के थे। कुछ यूएस के थे, कुछ वियतनाम, जापान के भी थे, ताइवान के भी थे, और हमारे इंडिया से प्रियंका मोहिते थी, जिनको लास्ट ईयर तेंजिंग नोरगे अवार्ड मिला। भगवान चावले थे, एंड एक मनीषा नाम की लेडी थी। बिल्कुल। देखिए, इस दौरान जो है बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, हैपनिंग चीज़ें, वो भी जानना चाहूँगी, क्योंकि उसे पीछे नहीं कर सकते हम। हैपनिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि जब हमारा समिट पुश था कैंप 4 से, जो हम आखिरी चोटी के लिए चढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए हम रात को मूव करते हैं, ताकि हमें एवलांच ये सब कम फेस करना पड़े। और जो स्नो कंडीशन वो रात में काफ़ी ज़्यादा ठीक होता है। तो 7:30 बजे रात में हमने मूव किया, और नेक्स्ट डे रात के 2 बजे हम वापस कैंप 4 पे पहुँचे। तो हमारा जो सबमिट पूछ था काफ़ी लंबा हो गया था, ऑलमोस्ट 32 आवर्स का। तो इस कारण से हमारा काफ़ी टीम का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। काफ़ी लोगों को हेलुसिनेशन फेस करना पड़ा, ट्रोमा फेस करना पड़ा। मुझे खुद लास्ट के 1 आवर में मुझे थोड़ा ट्रोमा हो गया था, तो मैं 1 2 3 4 काउंटिंग कर रहा था, ताकि मैं ठीक रह सकूं और सेफली कैंप 4 पे पहुंचूं। तो ये सबसे हैपनिंग चीज़ था हमारे लिए। इसमें देखिए 14 लोग थे, तो क्या ये 14 लोग जो हैं वो कंचनजंगा तक पहुंच सके या फिर आप इकलौते थे? टोटल आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट टोटल 12 लोगों का सबमिट हो गया था। हमारे साथ एक कैजुअलिटी भी हो गया। पुणे के नारायण अय्यर थे, जिनका सबमिट के थोड़ा सा नीचे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। बाकी लोगों का सबमिट हो गया। देखिए, कैजुअलिटी की बात जो आप कर रहे हैं, तो इसके बाद मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। उसके बाद कई लोग जो हैं वो डर जाते हैं कि नहीं, अब ऊपर नहीं चढ़ना है, अब वापस चलते हैं। लेकिन इस चीज़ को फिर से कैसे कंटिन्यू रखें आप? एक्चुअली जब हमारा ट्रेनिंग होता है, हमें पता है कि हम ऑलरेडी डेंजर में जा रहे हैं, ऐसा जगह पे जा रहे हैं जहाँ इंसान के लिए नहीं बना हुआ वो जगह। तो हमारा ट्रेनिंग इस हिसाब से होता है कि अगर हम किसी डेड बॉडी को फेस कर रहे हैं या कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हम फंस गए हैं, रेस्क्यू वाली सिचुएशन, तो वहाँ पे हमें काम रहना होता है। क्योंकि वहाँ पे क्योंकि हम जिस जगह पे जा रहे हैं, टीम के भी सक्सेस मैटर करती है।
और जो बाकी साथ में गए हैं उनका भी मैटर करती है। बट वो ऐसा बोलते हैं ना कि दूसरे को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहने, तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन रहता है। इस दौरान हमने वीडियोस में देखा कि आपको मिनी एवलेंस का भी सामना करना पड़ा, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक होता है। क्लाइंबर के लिए सबसे खतरनाक चीज़ एवलांच ही होता है। तो इस पे क्या होता है कि हमें काफ़ी डर रहता है कि कभी हमें एवलांच फेस ना करना पड़े। बट जो कंचनजंगा का क्लाइंब था कैंप 4 से समिट का, वो ऑलमोस्ट 80 टू 90 डिग्री का क्लाइंब था और सॉफ्ट स्नो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि कंचनजंगा का वेदर काफ़ी वेरी करता है, क्योंकि इंडिया के तरफ से भी क्लाउड्स आते हैं, नेपाल में एकदम वो बॉर्डर पे है, तो उसका वेदर काफ़ी डिफरेंट होता है। तो एवरी डे ऑलमोस्ट स्नो हो रहा था। तो जब स्नो होता है तो स्नो का लेयर जमते जमते वो काफ़ी हल्का हो जाता है। तो उसके कारण से जो आप विजुअल्स में देख रहे हो, उसके कारण से हमें छोटे छोटे एवलांच फेस करने पड़ रहे थे। तो इसके लिए तो पहले टाइम शेड्यूल रेडी किया जाता होगा कि मौसम ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए या फिर रुकना चाहिए? जी, एक्चुअली हम जो हमारी मैनेजमेंट टीम होती है, हम साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं। सबका अपना अपना वेदर रिपोर्ट होता है। इंडिया का वेदर रिपोर्ट होता है, नेपाल का वेदर रिपोर्ट होता है, यूएस का वेदर रिपोर्ट होता है, एंड सबको हम लोग मैच करके फिर उसके बाद मैनेजमेंट करते हैं। और उसको हम लोग एक्चुअली टैली भी करते हैं आज के वेदर से कि हाँ आज वेदर मैच कर रहा है कि नहीं, और एंड जिसका सबसे बेस्ट आइडिया होता है उस पर हम मूव करते हैं। तो जब आप लोग पीक में पहुंच गए तो कितनी देर वहां पर स्टे किया और क्या नज़ारा था वहां से, क्योंकि हर किसी के लिए जाना वहां पॉसिबल नहीं है। तो आप बताइए कि वहां पहुंचकर आपको कैसा लगा? हाँ, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो ये था कि हम कंचनजंगा से पूरा इंडिया को देख रहे थे कि क्योंकि हमारे अंदर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि दार्जिलिंग दिखेगा, हमें दार्जिलिंग दिखेगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा कि हाँ इंडिया कैसा दिख रहा है। फिर उसके बाद हमारा मतलब जो टीम हम लोग ऊपर पहुँचे तो हम लोगों ने आपस को कॉन्ग्रेचुलेट किया। और एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, ऑलमोस्ट 4:30 हो गया था एंड सनसेट होने वाला था। तो हम लोगों ने 10 to 15 मिनट्स समिट पे टाइम स्पेंड किया और उसके बाद इमीडिएटली डाउन होना चालू कर दिया। तो कंचनजंगा से हिंदुस्तान का नज़ारा कैसा था? बहुत खूबसूरत, हिंदुस्तान है बिल्कुल। तो आपने सभी को गौरवान्वित महसूस कराया है, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे आपने ये निर्णय लिया कि आपको पर्वत पर चढ़ना है, और ये इंस्पिरेशन जो है वो कहाँ से मिली? एक्चुअली जब मैंने 2019 में प्रोफेशनल कोर्स किया तो मुझे काफ़ी लोग मिले ऐसे इस फील्ड में जो कि अपना लाइफ इस फील्ड को दे रहे हैं, और वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, बट उनको देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है भूपेंद्र, जो अभी मनाली में बेस्ड आउट है, वो हरियाणा के हैं। वो अपना अभी अराउंड वो 28 ईयर्स के हैं। उन्होंने अपना ऑलमोस्ट अपना लाइफ उस फील्ड को दिया, माउंटेनियरिंग फील्ड को, और उनको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और भी ऐसे लोग हैं, प्रेरणा डांगी है उत्तराखंड की, ज्योत्सना है, करिश्मा है, एंड गप्पू है ऋषिकेश का। ये लोग अपना लाइफ इस फील्ड को दे रहा है एंड इनके पास ऐसा कुछ रिकॉग्निशन नहीं। तो इनको देख के मुझे काफ़ी मैं इनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं काफ़ी। और इसमें जो हम क्लाइंबिंग करते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब एक तरह से ऑब्सेशन बोल सकते हैं आप। जब आप किसी भी पैच को क्लाइंब कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे फिंगर से क्लाइंब करना होता है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप सबके लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। और पर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके जो आइडल क्लाइंबर होते हैं वो कौन है, क्योंकि जब भी आप कुछ ठान लेते हैं तो एक एम बना के रखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये करना है। तो आपके लिए वो आइडल कौन है? मतलब मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरे लिए वो आइडियल है, बट मैं बोलता हूँ कि मैं जो भी क्लाइंबर इस फील्ड में हैं प्रोफेशनली कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं उन लोगों से हर एक छोटी छोटी चीज़ सीखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अगर वो मेरे से सीनियर है तो मुझे उनसे कुछ सीखने को मिले। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लिए सब आइडियल, सब मेरे लिए एक बराबर हो और मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल। तो देखिए, कंचनजंगा पहाड़ को फतेह करना बहुत ही बड़ी बात है, बट मैं ये जानना चाहूँगी कि टोटल खर्च कितना लगा आपको? टोटल इसमें एक्सपेडिशन का टोटल कॉस्ट, परमिट्स वगैरह सब कुछ मिला के अराउंड 15 लाख का एक्सपेंडिचर आता है इसमें।
ओके, ठीक है। लेकिन ये देखिए, जैसे जैसे मूवमेंट की बात होती है कि आप लोग पहले यहाँ से निकले, फिर बेस कैंप आया, तो ये जो पूरा जर्नी रहा था, मैं चाहती हूँ कि एक शॉर्ट वे में आप बताएं कि पहले यहाँ से कहाँ निकले, फिर बेस कैंप पे गए, फिर चढ़ाई किए। तो एक शॉर्ट वे में मैं चाहती हूँ कि आप बताएं लोगों को। पहले मैं इंडिया से काठमांडू पहुंचा। उसके बाद हमने हमारा सारा परमिट का इशू सॉल्व किया, जो भी परमिट का इशू होता है। उसके बाद हमने काठमांडू से बद्रपुर नाम का एक जगह है, वहाँ पे फ्लाई किया। फिर वहाँ से हमने यमफुदुन नाम का एक गांव है, वहाँ पहुँचे। यमफुदीन पहुंचने के लिए हमें 2 दिन लगा। 2 दिन का टोटल ड्राइव था। ये एक्चुअली दार्जिलिंग साइड का एरिया है, बॉर्डर एरिया, तो काफ़ी रिमोट एरिया था। ऐसा कि वहाँ पे हमें लंच के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, हमें लंच नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी रिमोट एरिया था। फिर वहाँ से हम बेस कैंप के लिए ट्रैक हमने चालू किया, और बेस कैंप पहुँचने के बाद फिर हमने 2 दिन का रिकवरी किया, और उसके बाद फिर कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, 4 की चढ़ाई की। बिल्कुल। तो देखिए, चढ़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने वो फतह कर ली है। मेड इन इंडिया में अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, और पंकज हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और जो भी इंटरेस्टिंग बातें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है मेड इन इंडिया के समाचार प्लस के मेड इन इंडिया विशेष प्रोग्राम में। और हमारे साथ यहाँ पर पंकज हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में कंचनजंगा फतेह की है, वहाँ पर चढ़ाई की है। और फिर से आपका स्वागत करती हूँ पंकज। देखिए, जो हेल्थ जो होता है वो बहुत बड़ा इशू रहता है कि 1 महीने का है कैंप, और उसमें 1 महीने डट कर रहना है। खाना पीना कैसे मिलेगा वो अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन लिया, कितना चेकअप वगैरह करवाना पड़ा आपको? बिफोर एक्सपीडिशन ऐसा कोई चेकअप प्लान नहीं था, बट जब वहाँ पे हम पहुँचते हैं बेस कैंप पे, तो वहाँ पे हमारा चेकअप होता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या था, और उसके बाद खाने का जो प्लानिंग होता है, इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी ज़रूरी होता है हाइड्रेशन के लिए। तो उसमें हम लोगों का मैनेजमेंट टीम जो होती है वो हमारा सारा ध्यान रखती है कि इनको कोई मेडिकल इशू ना हो। तो मोस्टली होता है कि आपका हाइड्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है माउंटेन पे, कि अगर आप हाइड्रेटेड अच्छे से हो तो आप अच्छे से क्लाइंब कर पाओगे, एंड एनर्जी मेंटेन रहना चाहिए। तो जो हाई प्रोटीन रिच फूड होता था हम वो कंज्यूम करते थे, प्रोटीन्स बार मेनली, एंड ड्राई फ्रूट्स हो गए, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जब भी वाटर पीते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स करके उसमें लेते थे। और ये 1 महीने के दौरान जिस तरह से हम लोग खाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ फूड मिल रहा था, क्या कुछ उसका टाइम टेबल था? क्योंकि अब जो लोग इंस्पायर हो चुके हैं आपसे, वो जाने का सोच रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी चल रहा होगा यार भूखे रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब हम बेस कैंप पे आते थे तो हमारा रिकवरी प्रोसेस होता था बॉडी का। तो उस टाइम पे हमें अच्छा खाना मिलता था, मेनली लाइक चावल दाल मिल गया, शाम को कभी रोटी मिल गया, क्योंकि वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर से फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ पे, ताकि हमें बेस कैंप पे अच्छा खाना मिल पाए। जब हम ऊपर मूव करते हैं तो फिर हमारा MTR फूड होता है, जो कि पैक्ड फूड होता है। आप उसको गर्म पानी में डालो और वो रेडी हो जाता है। तो मोस्टली क्या होता है, जब आप हाई एल्टीट्यूड में मूव करते हो तो आप कुछ थोड़ा सा कुछ भी खाना खाओगे तो वो एक्चुअली बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती अच्छे से। तो फिर उस टाइम पे हम लिक्विड डाइट ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे कि मैं कॉफ़ी ज़्यादा पीता था ताकि एनर्जी मेंटेन रहे। काफ़ी लोगों को नूडल्स पसंद होता था, तो वो नूडल्स टेस्ट के लिए खा लेते थे। तो ऊपर जाने के बाद कैंप 1 कैंप 2 मूव करने के बाद हमारे ऊपर नहीं होता था कि हमें क्या खाना है, बस हमें एनर्जी मेंटेन करने के लिए ड्राई फ्रूट्स, हाइड्रेटेड फूड, कुछ भी मतलब थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। लेकिन काफ़ी मिनिमम अमाउंट हो जाता है फूड का। ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज आप सिर्फ कॉफ़ी और सिर्फ वाटर पे ऐसे वीकनेस भी आता होगा जी, बॉडी पूरा लूज हो जाता है। मतलब आप बस मेंटली उस टाइम आप मेंटली स्ट्रांग हो और आपको ऑक्सीजन मिल रहा है और आप उस जगह पे सरवाइव कर रहे हो, ऐसा फील आता है। तो इसमें तो बहुत लोगों का मॉरल भी डाउन हो जाता होगा, पीछे हट जाते होंगे। हाँ जी, एक्चुअली जो इंडिया के 5 मेंबर थे उसमें से एक मेंबर तो कैंप 1 के बाद उन्होंने वो पीछे हट गए थे। फिर एक चेक रिपब्लिक के एक मेंबर थे, तो उन्होंने भी कैंप 1 के बाद वो पीछे हट गए थे। और एक मेंबर का जो हमारा कैजुअलिटी हुआ, बट मोरल
मतलब ऐसे आप ऐसे सराउंडिंग्स में रहते हो उस जगह पे कि आपका मोरल हमेशा हाई रहता है, लोग आपको मोटिवेट करते रहते हैं। आप ऐसे ऐसे क्लाइंबर से मिलते हो कि उस जगह पे आपको लगता है कि नहीं, आई वांट टू बी लाइक हिम। जैसे कि मैं निम्स दाई से मिला, जो कि वर्ल्ड में उन्होंने दुनिया की जो भी 14 ऊंची पहाड़ है वो उन्होंने 6 महीना में कंप्लीट कर दिया। इससे पहले 8 साल लगे थे उसको कंप्लीट करने में, लेकिन उन्होंने 6 महीना में कंप्लीट कर दिया। और मैं उनके साथ कैंप शेयर कर रहा था, उनके साथ घूम रहा था, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था और बहुत काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल था। जी, आपने हम सभी को प्राउड फील करवाया है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि 6 महीने में 14 पर्वतों को उन्होंने चढ़ा था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेस कैंप से जो पीक है वहाँ तक जाने में आपको कितना समय लगा? बेस कैंप से पीक जाने में एक्चुअली जो प्रॉपर प्रोसेस होता है उसमें ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ लगता है। एंड अगर आप सिर्फ पुश की बात करें कि आप कितनी जल्दी आप उसको पुश करें, तो 5 to 6 डेज़ टाइम लगता है। जैसे कि आपने फर्स्ट डे कैंप 1 मूव किया, कैंप 2 मूव किया, फिर कैंप 3, कैंप 4 एंड कैंप 4 उसी दिन रात में आप सबमिट के लिए पुश करके डाउन आते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हमारा चढ़ाई कैसे, लेकिन ठंड की बात, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठंड मैं कभी भी अपने गियर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, वरना फ्रोस्ट बाइट ये सब होने का डर होता है। तो मैं प्रोफेशनल जो भी गियर होता है मैं वो बाई करके एंड वियर वो पहना था मैं, तो मुझे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस फिंगर में थोड़े से चिल ब्लेज हैं एंड बाकी मुझे वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और क्या कुछ प्रोटेक्शन के लिए लिया ठंड से बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए डाउन सूट होता है, सबमिट सूट होता है, जो कि गूज वेदर से बना होता है, गूज फेदर से बना होता है। तो वो काफ़ी आपको गर्म रखता है एंड बॉडी हीट आपको ट्रैप करके रखता है। तो उस टाइप का जो भी गूज फेदर्स के प्रोडक्ट होते हैं मैं वो यूज़ करता हूँ मेनली। एंड गोटेक्स जैकेट होता है जो आपको विंड एंड रेन से प्रूफ करता है। तो ऐसा मतलब अगर आप गियर से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आप इसमें अपना जान गंवा दोगे, ऐसा गेम है ये। क्योंकि आपको इसमें प्रॉपर प्रोटेक्टेड रहना है, क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी डेंजर से खेल रहे हो। जी, तो डेंजर वाली बात तो ऑफ कोर्स है। लेकिन अब जानना चाहूँगी कि अब आपका नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, क्योंकि कंचनजंगा तो आपने चढ़ाई कर ली है, अब व्हाट नेक्स्ट? मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि अभी मैं इंडिया में 2-3 एक्सपीडिशन करूँ, क्योंकि हमारे पास इंडियन हिमालयस का काफ़ी बड़ा रेंज है। तो इंडिया में 2-3 एक्सपीडिशन करने के बाद मैं फिर वापस नेपाल जाऊँगा। माउंट मनासलू का एंड माउंट चोयू का मेरा प्लान है। मैं दोनों 8000 माउंटेन एक साथ क्लाइंब करूँगा और उसमें भी मेरा इंडिया यंगेस्ट का रिकॉर्ड बनेगा टू क्लाइंब माउंट मनासलू। एंड फिर मेरे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं, तो वो इंडियन हिमालयस में ही है, तो वो मुझे कंप्लीट करना है इस ईयर। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे जाने का कोई इरादा नहीं है? मेरे 8000 प्रोजेक्ट में माउंट एवरेस्ट जाने का प्लान है, बट मैं अभी तक उस चीज़ को प्लान नहीं कर पाया हूँ कि माउंट एवरेस्ट को किस स्टेज पे रखना है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मोर एक्सपीरियंस लूँ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट लोग बोलते हैं कि इजी है, कोई भी चला जाएगा पैसा देके, बट ऐसा नहीं है। माउंट एवरेस्ट है, आपको उसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन चाहिए। तो माउंट एवरेस्ट भी मेरा प्लान में है, बट एज ऑफ नाउ अभी और एक्सपीरियंस लेना है। आई वांट टू बी मोर एक्सपीरियंस्ड एंड मतलब मुझे पता है कि मैं डेंजर वाला काम कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ खिलवाड़ क्यों करूँ। तो इस कारण से मैं और इसमें एक्सपीरियंस्ड होना चाहता हूँ और उसके बाद मेरा माउंट एवरेस्ट का प्लान है, होपफुली नेक्स्ट ईयर। जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको माउंटेन पर चढ़ना है, तो घर में बताया होगा आपने, फिर फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि यूजुअली फैमिली वाले चाहते हैं कि जॉब करे बच्चा, उसके बाद कुछ प्राउड फील करे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्टली जब मैं इस फील्ड में आया तो मैं कभी उत्तराखंड, कभी मनाली, कभी हिमाचल, कभी मतलब ऑलमोस्ट माउंटेन में रहता था। तो घर वालों को लगता था अच्छा कॉलेज की तरफ से घूमने गया होगा, कॉलेज की तरफ से घूमने गया। फिर जब मैं घर आता था तो उनको वीडियो दिखाता था, डॉक्यूमेंट्री दिखाता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तब उनको धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा ये प्रोफेशनली इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है। तो फिर उनका ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था कि मत करो, हमेशा उनके तरफ से सपोर्ट रहा कि बेटा तुम्हें जो पसंद है वो करो, बट अच्छा करो। तो फिर मैंने ये कंटिन्यू किया। बिल्कुल, तो पंकज ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और उन्होंने
बताया कि फैमिली का भी सपोर्ट था। हालांकि जब वो कॉलेज में थे उसी वक्त से उनका मन था, स्कूल में थे उसी वक्त से उनका मन था कि वो माउंटेनियर बने। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आपने देश को प्राउड फील करवाया है, झारखंड को प्राउड फील करवाया है, और ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट मूवमेंट है उसमें भी आपको अचीवमेंट मिले। तो आपने सुना पंकज को कैसे उन्होंने कंचनजंगा जैसे दुर्गम पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की और अब वे एवरेस्ट की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। पंकज ने निश्चित तौर पर हमें प्रेरित किया है कि तमाम कठिनाइयों और मुसीबतों के बावजूद हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम पंकज को इस सफलता के लिए बधाई देते हैं और आगे की चढ़ाई के लिए शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार।